क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई टकराव हो गया है? क्या मोदी जी और मोहन भागवत जी एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं? भाजपा और आरएसएस में शुरू हुआ मतभेद क्या अब मनभेद में तब्दील हो चुका है? इस बयान, विवाद और भविष्य को समझते हैं तीनों पहलुओं को। क्या है आरएसएस और भाजपा के बीच का टकराव? नमस्कार, आज से हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी नागपुर, महाराष्ट्र में। आरएसएस यूँ तो कहें एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस की। आरएसएस एक सेट है, एक अम्ब्रेला है और बीजेपी उसकी सबसेट है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्ते एक दूसरे से रहे हैं और हाल फिलहाल में उसको किस तरह से परिवर्तित होते हुए देखा गया है, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। आरएसएस की स्थापना को लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। 100 साल में आरएसएस ने कई सारे पड़ाव पार किए हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में वैसे तो आरएसएस का कोई मुख्य रोल नहीं दिखता है। उल्टा आरएसएस ने कई सारे महत्वपूर्ण चरणों में भारत के स्वाधीनता संग्राम का विरोध किया था। उदाहरण के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह की इतिहास को लेते हुए आरएसएस किस तरह से आई, आरएसएस ने अपने पॉलिटिकल विंग को एक्सपैंड किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से इस सत्ता पर काबिज है, उसकी जर्नी को, और आज किस तरह से दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहे हैं और उनका रिश्ता किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल में आरएसएस की तरफ से कई सारे ऐसे बयान दिए थे जो कि सबको चंगा सी वाली फिलॉसफी को इतर करता है। अगस्त 2025 में मोहन भागवत जी ने भाजपा के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव न कर पाने में असमर्थता के ऊपर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर संघ करता तो इतना समय नहीं लगता। ये केवल एक लाइन नहीं थी, ये भाजपा की पूरी लीडरशिप को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था। इसी तरह 10 अगस्त 2025 को मोहन भागवत जी का एक और बयान आता है। उनका बयान एक इंदौर के इनॉग्रेशन फंक्शन में दिया जाता है और इस बयान के आने के बाद मीडिया जगत में और आम जनमानस में भी एक संशय उत्पन्न हुआ। क्या था वो बयान, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर संचालक मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य, जो आम जनमानस के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, आज वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर चला गया है। कि किस तरह से एक व्यक्ति अपना घर तक बेच देता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके, अपने लिए घर भी बेच देता है ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सके। लेकिन अब यह बहुत आश्चर्यजनक है कि ये दोनों विषय आम जनमानस की पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने एक मिनिस्टर का बिना नाम लेते हुए भी एक हल्के अंदाज में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत के ही एक मिनिस्टर कह रहे थे कि किस तरह से जो एजुकेशन सेक्टर है अब वो $1 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहा है। सो यह किस तरह से भागवत जी का जो बयान आया, उस परिप्रेक्ष्य को अगर डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तो वो आम जनमानस के लिए और सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह तो छोड़ता ही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में सब कुछ सामान्य है भी या नहीं। क्योंकि मोहन भागवत जी भी जानते हैं कि भारतवर्ष में पिछले 11 साल से किसकी सरकार है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर है तो इसके लिए कसूरवार कौन है, उत्तरदायी कौन है, यह भी मोहन भागवत जी जानते हैं। और इस बयान को किस तरह से लिया जाएगा मीडिया में और आम जनमानस में, यह भी मोहन भागवत जी जानते हैं। एक और इंसिडेंट इसी तरह साझा करते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है। इसी सितंबर महीने में, सितंबर 2025 में मध्य प्रदेश शासन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर रहा है। किसानों में इसको लेकर रोष है, वह सरकार से खिन्न है
और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की किसान विंग भारतीय किसान संघ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। अब आरएसएस की पॉलिटिकल विंग जो कि है बीजेपी, जिसकी इस समय मध्य प्रदेश में सरकार है, मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी आरएसएस की किसान विंग भारतीय किसान संघ अपने ही सरकार को लेकर आंदोलन कर रही है। इसको लेकर भी आम जनमानस में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है और यह एक और बार इस हवा को जन्म देता है, इस हवा को और तेज़ करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब एक पटरी पर है या इनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जो यह टकराव है, यह विचारों का टकराव है या आपस में किसी तरह की कोई कलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में। ब्रॉडली अगर देखें तो आरएसएस का जो कोर विजन है हिंदू राष्ट्र, वह एक सांस्कृतिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देख सकते हैं। मोहन भागवत जी का खुद का कहना है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। यह जो सांस्कृतिक पद्धति है, इसमें सबका समावेश होना, यही हिंदू राष्ट्र है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें कि किस तरह से उनका जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है वो कई बार एक अपॉर्चुनिस्ट तौर पे देखा गया है। रिटेल में एफडीआई की घोर विरोधी रही, प्रिंसिपली घोर विरोधी रही भारतीय जनता पार्टी, किस तरह प्रबल समर्थक बन गई। किस तरह से वो कास्ट सेंसस को लेकर, जिसमें शायद आरएसएस में ब्रॉडली बहुत हद तक भिन्नता थी, मतभेद था, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो गई। किस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन और इस तरह के कई सारे मुद्दों को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में एक मतभेद देखने को मिला। तो क्या वाकई में यह सत्ता का संघर्ष है या मीडिया के द्वारा खड़ा किया हुआ कोई हंगामा? सन 1998 से लेकर 2004 तक भी एनडीए की सरकार रही। कैबिनेट रीशफलिंग को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी आरएसएस ने कई बार समय समय पर अपने फीडबैक दिए, कई बार अपनी एडवाइस दी। कभी भी लेकिन कोई समय सीमा नहीं तय की गई। कभी आरएसएस के द्वारा कोई तल्ख बयानबाजी भी देखने को नहीं मिली उन वर्षों में। लेकिन जब से 2014 में यह बीजेपी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत में, और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जी ने ब्रॉडली भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट किया, उसके बाद कई सारे ऐसे फैसले आए जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तालमेल थोड़ा सा डगमगाया। उदाहरण के लिए जब 3 काले कानून, कृषि कानून, काले कानून लाए गए, उस समय भी भारतीय किसान संघ ने इसको रीलुक करने की एडवाइस दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों काले कानूनों को पास करवा दिया, उसको लेकर आगे बढ़े। लेकिन बाद में किस तरह से इन तीनों कानून को वापस लेना पड़ा, इससे सरकार की किरकिरी तो हुई ही हुई। आरएसएस को भी लगा कि एक बार सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी डगमगा रही है। यह पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में थोड़ा तालमेल की कमी दिखी और एक टकराव महसूस हुआ। इसी तरह मई 2024 में, जिस साल लोकसभा चुनाव थे, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब के द्वारा एक बयान दिया गया था। उस बयान से भी खूब बवाल मचा था। उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शुरू में थोड़ी अक्षम रही होगी, थोड़े कम होंगे हम, तब आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी। आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा जी के बयान से काफ़ी हंगामा हुआ था और जब केरल में इसके बाद जब संघ की एक बैठक हुई जिसमें संघ के सभी फ्रंटल्स ने हिस्सा लिया था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आरएसएस की तरफ से
मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक ही बात कही कि ये परिवार का आपसी मामला है और पारिवारिक रूप से ही इसको हल किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्ते में मतभेद कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ब्रॉडली और खुलकर मनभेद कभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस तरह के लगातार बयान देना और तल्ख और किस तरह से बवाल बार बार मचना, चाहे वह संघ की तरफ से हो, चाहे वह बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, उसमें एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है और यह बहुत ही स्वाभाविक भी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विजन्स अलाइंड हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन कोर विजन में बहुत हद तक क्लैरिटी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस बीजेपी की, लेकिन इस तरह की तल्खियाँ, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के बवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों में खटास डालने, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने और मीडिया और आम जनमानस के लिए एक प्रश्न उत्पन्न ज़रूर करता है। आगे किस तरह से बीजेपी और आरएसएस की इस कड़वाहट पे कोई अपडेट आती है, क्लैरिटी आती है, वो तो आरएसएस के द्वारा ही आएगी और आगे देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड कर दें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।